स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना नए टॉपिक के साथ में नया वीडियो। अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो पूरा सेम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन। कल तक हम लोगों ने आवर्त बीजी पादपों में जनन के 6 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल आर साइंस हब को सब्सक्राइब करें, वहां पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे आप पूरी बेसिक स्टडी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु बीजाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया था हमने कि लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हो जाता है। अब बात आती है कि जो लघु बीजाणु बना वो लघु बीजाणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पूरी चीज हमें बेसिकली पढ़नी है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, कंपटीशन लेवल में या नॉर्मली 12th बायोलॉजी में ये लघु बीजाणु की संरचना से काफी कुछ पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि लघु बीजाणु होता क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, जो हमारा नर युग्मकोद्भिद होता है या मेल गैमेटोफाइट होता है, उसकी जो प्रथम कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लघु बीजाणु क्या है। तो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। आवर्त बीजी पादप जितने भी होते हैं लगभग सभी में गोल आकार का लघु बीजाणु पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों में गोल आकार के लघु बीजाणु पाया जाता है, जिनका व्यास लगभग 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है? 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक व्यास होता है। अब वास्तव में जो लघु बीजाणु है वो होता क्या है? तो केंद्रकीय तथा द्विस्तरीय संरचना होती है। एक केंद्र की, द्विस्तरीय का मतलब क्या है कि इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा तथा ये जो डिवाइड होता है ये 2 स्तरों में डिवाइड होता है। आइए स्ट्रक्चर से थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारा जो लघु बीजाणु है वो इस तरह से गोला आकृति का, ये यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है ये एक प्रारूपिक लघु बीजाणु बनाया हुआ है। प्रारूपिक लघु बीजाणु में है क्या? देखिए यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु है इसके बाहर का जो स्तर है ये इस तरह से, इस बाहरी स्तर को हम लोग बाह्य चोल बोलते हैं। इसके अंदर ये जो एक परत दिखाई दे रही है इसको हम लोग अंतःचोल बोलते हैं। बीच में ये एक बड़ी सी अवकाश दिखाई देता है, इसे हम लोग रिक्तिका बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है संरचना दिखाई देती है, ये केंद्रक होती है। और कहीं कहीं पर इस प्रकार से छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम लोग जननिक छिद्र बोलते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डीप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक बार फिर से देखिए, जो हमारा लघु बीजाणु है वो 2 स्तरों का बना होता है। इसका पहला स्तर जो होता है वो बाह्य चोल कहलाता है, जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं। दूसरा स्तर जो है वो अंतःचोल कहलाता है, जिसे हम लोग एंटाइन बोलते हैं। बाह्य चोल जो होता है वो फिर से 2 परतों में विभाजित हो जाता है। एक को हम लोग एक्टएक्साइन बोलते हैं, दूसरे को हम लोग इंडएक्साइन बोलते हैं। मतलब एक जो है बाहरी एक्साइन और दूसरा आंतरिक एक्साइन। जो हमारी बाहरी एक्साइन होती है उसमें जो है 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है टैक्टम, दूसरा स्तर होता है बैकुलम और तीसरा स्तर होता है फूट लेयर। तो ये स्तर आपके सामने हो गए। हमें अब यहाँ पर पढ़ना है बाह्य चोल के बारे में कि बाह्य चोल कैसे होता है, किस पदार्थ का बना होता है। बाह्य चोल हम लोग पढ़ते हैं। बाह्य चोल में सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि बाह्य चोल जो होता है वो मोटा, कठोर तथा अलंकृत स्तर होता है, जो क्यूटिन युक्त पदार्थों से बना होता है। क्यूटिन युक्त पदार्थों में मुख्य रूप से इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कैरोटीनॉइड्स तथा फ्लेवोनॉइड्स 2 चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण जो हमारा लघु बीजाणु है उस लघु बीजाणु का रंग जो है वो पीला होता है। अब इसमें जो है प्लास्टिड्स या लवक, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसका रंग जो है वो हरा नहीं होता है। बाह्य चोल जो है पूरी स्पोरोपोलेनिन के द्वारा अलंकृत होती है या ढकी रहती है, उसके ऊपर आवरण चढ़ा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं हो पाता है। ऐसे स्थानों को देखिए, यहाँ पर हमने बताया था जननिक छिद्र कहते हैं।
ऐसे स्थानों को हम लोग जननिक छिद्र कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जननिक छिद्र वे स्थान होते हैं जहां पर बाह्यचोल में स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं हो पाता है, उन स्थानों को हम लोग जननिक छिद्र कहते हैं। जननिक छिद्र होते क्या है, इनका फंक्शन क्या है? जब परागकणों का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय पराग नलिका जो है इन्हीं स्थानों से बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये आपका जननिक छिद्र है, तो जब अंकुरण होगा तो यहां से पराग नलिका इस तरह से बाहर निकलती है। तो जहां पर भी जननिक छिद्र होंगे पराग नलिका जो है वहीं से बाहर निकलती है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो बीजपत्री पादपों में 3 जननिक छिद्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3। तो जो भी डाइकोट प्लांट होगा मींस द्विबीजपत्री पादप होगा उसमें 3 जननिक छिद्र पाए जाते हैं। अब देखिए जननिक छिद्रों का आकार कैसा हो सकता है। देखिए जैसे मान लो ये हमारा परागकण है, अब इसमें अगर इस तरह से जननिक छिद्र गोलाकार के हैं, ठीक है, गोलाकार, तो जिन परागकणों में जननिक छिद्र गोलाकार पाए जाते हैं उन परागकणों को हम लोग बोलते हैं पोरेट परागकण। ओके, समझ में आया? मींस जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव खत्म हो जाता है, नहीं पाया जाता है, वहां पर जो छिद्र होता है वो छिद्र अगर गोल होगा तो हम लोग उस परागकण को बोलेंगे पोरेट परागकण। यदि ये जो जननिक छिद्र हैं वो एक खांच या दरार के नुमा हो जाए, इस तरह से अगर खांच या दरार के रूप में हो जाएंगे तो हम लोग परागकणों को बोलेंगे कोलपेट परागकण। ध्यान रखिएगा, पोरेट परागकण कौन से होते हैं? जिसमें जननिक छिद्र गोलाकार पाए जाएंगे। कोलपेट परागकण कौन से होते हैं? जिसमें जननिक छिद्र दरारनुमा पाए जाएंगे। ओके, द्विबीजपत्री पादपों में कितने जो है जननिक छिद्र पाए जाते हैं? 3। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक बीजपत्री पादपों में एक जनन छिद्र खांच के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्विबीजपत्री में 3 जननिक छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री के परागकण में सिर्फ एक जो है जननिक छिद्र पाया जाता है, वो भी खांच के रूप में होता है। इसीलिए इसको हम लोग जननिक खांच या जर्मिनल फ्यूरो कहते हैं। कैसी होती है देख लीजिए जरा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक खांच के रूप में पाई जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं जननिक खांच। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज क्लियर हो गई सभी की। अब देखिए एक और पॉइंट है, एक पादप है कैप्सेला। तो कैप्सेला नामक पादप में जो जननिक छिद्र होते हैं वो स्लिट के आकार के होते हैं और उसमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए 3 जनन छिद्र क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि कैप्सेला जो है वो द्विबीजपत्री पादप है। अभी आपको हमने बताया था कि जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि इसमें स्लिट के आकार का पाया जाता है इसीलिए हम लोग इसके परागकणों को कोलपेट परागकण, ठीक है। यहां पर हमने बताया था यहां पर दरारनुमा होंगे, वहां पर कोलपेट, और कितने पाए जा रहे हैं? 3 पाए जा रहे हैं, इसीलिए ट्राई कोलपेट परागकण। तो ये तो हो गए परागकण के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको डिफाइन किया भी कि जो बायोचोल होता है इसका निर्माण स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पोरोपोलेनिन की। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग स्पोरोपोलेनिन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक अत्यधिक जटिल तथा प्रतिरोधी पदार्थ होता है, बहुत ही जटिल और प्रतिरोधी पदार्थ होता है। अब जो पदार्थ जटिल और प्रतिरोधी होगा उसका क्या है? जैविक तथा रासायनिक विघटन नहीं होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। स्पोरोपोलेनिन जो है वो जटिल तथा अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ है। जब इतना प्रतिरोधी और जटिल पदार्थ है तो इसका क्या होता है? ना तो जैविक विघटन हो सकता है, ना तो इसका जो है रासायनिक विघटन हो सकता है। इसीलिए परागकण जो है लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। क्लियर? परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि परागकणों का जो बाह्य छोर है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है
और स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक जटिल तथा प्रतिरोधी पदार्थ होता है जिसका जैविक तथा रासायनिक विघटन नहीं हो सकता है, इसीलिए परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, जो स्पोरोपोलेनिन है वो अत्यधिक ताप, अति तीव्र अम्ल तथा क्षारों के बीच में सरवाइव कर सकता है। मीन्स ये अत्यधिक ताप, तीव्र क्षार तथा अम्लों के सामने लंबे समय तक टिक सकता है। ठीक है, चाहे जितना ताप हो उसके सामने सरवाइव कर जाता है, तीव्र क्षार हो या तीव्र अम्ल हो उनके सामने भी सरवाइव कर जाता है। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन का विघटन कर सके। क्लियर हो गया? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, वातावरण में अगर कहीं पर लंबे समय के पश्चात में परागकणों के जीवाश्म पाए जाते हैं तो वहां पर यह संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि वहां पे कोयला संसाधन और पेट्रोलियम संसाधन उपस्थित हो सकते हैं। ये इस बात को आइडेंटिटी करती है परागकणों का मिलना। अंताचोल में देखिए, अंताचोल में क्या है, जो हमने बताया था, ये जो परागकण है या जो लघु बीजाणु है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसको हम लोग अंताचोल बोलते हैं या इंटाइन बोलते हैं। ये होता कैसा है, ये पतला स्तर होता है तथा प्रत्यास्थ होता है, मतलब लचीला होता है। बना किसका होता है, पैक्टोसेलुलोज से बना होता है। अब ये पैक्टोसेलुलोज क्या है, देखिए पैक्टिन और सेलुलोज, यानी कि पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन प्लस सेलुलोज को हम लोग सम्मिलित रूप से पैक्टोसेलुलोज कहते हैं। तो यहां पर बाह्य चोल बना था स्पोरोपोलेनिन का और अंतःचोल बना होगा पैक्टिन सेलुलोज मींस पैक्टोसेलुलोज का। दूसरी चीज, पराग अंकुरण के समय जब परागकण का अंकुरण होता है उस समय जो है जो नलिका निकलती है, पराग नलिका, वो इसी स्तर से निकलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो कोशिका द्रव्य पाया जाएगा इसके अंदर, लघु बीजाणु के अंदर ये कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक तो रिक्तिका पाई जाती है, दूसरा इसका केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक होता है वो अगुणित केंद्रक पाया जाता है, प्लस इसके कोशिका द्रव्य में स्टार्च तथा असंतृप्त वसा घुली हुई मात्रा में पाई जाती है। क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है तथा असंतृप्त वसा जो है वो पाई जाती है। वसा क्या करती है, जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, मीन्स जैसे ये है, इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे उन गुणसूत्रों को विकिरण से रक्षा करती है। मीन्स ये जो वसा है, वसा वो क्या करेगी, गुणसूत्रों की विकिरण से रक्षा करेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो इसका कोशिका द्रव्य होता है उसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में स्टार्च पाया जाता है तथा असंतृप्त वसा जो है वो घुली रहती है। जो ये वसा होती है वो गुणसूत्रों के विकिरण की रक्षा करती है। हो गया है, इसके थोड़े से कुछ नोट्स में पॉइंट देख लीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पार्थेनियम परागकण एलर्जी कारक है। पार्थेनियम क्या है, आपने देखा होगा कि जो गजरा घास जिसको हम लोग बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, वो अमेरिका से जब एक बार गेहूं मंगवाया गया था, आयातित किया गया था, उसके साथ में इसके जो है अंकुरक आ गए थे और उनसे ये विश्वव्यापी हो गया। मीन्स एक तो पूरे भारत में ये फैल गया। जो है क्या, ये परागकण एलर्जी जो है वो कारक है। दूसरी चीज है, जो परागकण होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कंप्लीट न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में पोषण पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण परागकणों की गोलियां जो टैबलेट्स हैं वो बनाई जाती हैं और उनका उपयोग जो है वो संपूरक आहार के रूप में किया जाता है। ज्यादातर जो है इसका उपयोग धावक जो होते हैं वो करते हैं, प्लस जो हॉर्स होते हैं
वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरी चीज है परागकणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परागकण विज्ञान या पॉलिनोलॉजी। परागकण विज्ञान के जो जनक है वो एडमैन है। भारतीय परागकण विज्ञान के जो जनक हैं वो पीके नायर हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। नए वीडियो के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर तो कोई आपके सुझाव हैं, किसी टॉपिक के आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे आप बता सकते हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।